नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्र जाना चाहते हैं मुख्य सचिव एसएस संधू। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें बता दें कि केंद्र में सचिव उच्च शिक्षा बनना चाहते हैं मुख्य सचिव। पीएमओ और नितिन गडकरी से मुख्य सचिव के बेहतर रिश्ते हैं। उत्तराखंड पुलिस महकमे में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों की माने तो सीएम बताए जा रहे हैं नाराज और ऐसे में बड़ा फेरबदल हो सकता है। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्र जाना चाहते हैं मुख्य सचिव एसएस संधू। सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, आखिर क्या नाराजगी है ब्यूरोक्रेसी से? आखिर क्या प्रॉब्लम है जो तमाम फेरबदल की आशंकाएं जताई जा रही हैं? सुदीप, सुदीप जैन से हमारा संपर्क टूट गया है। हालांकि बता दें कि उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों की माने तो सीएम बताए जा रहे हैं नाराज और ऐसे में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी। केंद्र जाना चाहते हैं मुख्य सचिव एसएस संधू। सूत्र बताते हैं कि केंद्र में सचिव उच्च शिक्षा बनना चाहते हैं मुख्य सचिव और इसके साथ ही नितिन गडकरी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। पीएमओ और नितिन गडकरी से मुख्य सचिव के रिश्ते बेहतर है। उत्तराखंड पुलिस महकमे में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों की माने तो सीएम नाराज बताए जा रहे हैं। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है? बड़ा फेरबदल क्या हो सकता है और मुख्य सचिव को लेकर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसको लेकर अभी तक क्या समझ में आया? ये बात देखिए, मुख्य सचिव के पद पर एनएचएआई के चेयरमैन पद से एसएस संधू को लाया गया था। जसकर सिंह धामी की ताजपोशी हुई थी और चीफ सेक्रेटरी के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वो सरकार का कामकाज कुछ इस तरीके के डर्रे पर लाएं कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज भी बने, लोगों के काम भी हो और विकास योजनाएं आगे बढ़े। इस पर चीफ सेक्रेटरी खरे उतरे हैं और प्रबल प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। सुबह मेरी जो सोर्सेज से बात हुई है उनका कहना है कि अब चीफ सेक्रेटरी वापस भारत सरकार जाना चाहते हैं। एनएचएआई चेयरमैनशिप वो चाहते थे पर वह नियुक्ति हो चुकी है। अब वो उच्च सचिव शिक्षा बनना चाहते हैं भारत सरकार में और इस पद की उनको इच्छा है जहां वो काम करना चाहते हैं। इसी प्रकार सूत्रों ने बताया कि पुलिस महकमे के सबसे बड़े पद पर सबसे बड़ा बदल हो सकता है। मुख्यमंत्री नाराज बताए जा रहे हैं और चर्चाएं ये भी हैं कि शपथ के ठीक बाद ये फेरबदल देखने को भी मिल सकते हैं। और कल 3:30 बजे जो शपथ ग्रहण प्रस्तावित है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसके मद्देनजर भी ये तैयारियां चल रही है। इसलिए भी ब्यूरोक्रेसी को तत्काल नहीं छेड़ा जा रहा है और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। जी अंशिका, अभी जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है, केंद्र में सचिव उच्च शिक्षा बनना चाहते हैं मुख्य सचिव। हालांकि उनके रिश्ते नितिन गडकरी से और पीएमओ से अच्छे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या कोई मुलाकात हुई है इनकी? जी ये देखिए, बहुत बड़े अफसर हैं। चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव जो है हमारे एसएस संधू एनएचएआई के चेयरमैन रहे। एनएचएआई देश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। नितिन गडकरी के विभाग में वो चेयरमैन थे और नितिन गडकरी की मंजूरी के बाद ही वो रिलीव हुए थे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू उत्तराखंड कैडर के ही हैं। लिहाजा वो उत्तराखंड अपनी सेवा देने आए थे। पर अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भारत सरकार जाना चाहिए। इसलिए सूत्र बता रहे हैं कि वो उच्च सचिव शिक्षा बनना चाहते हैं, जहां के लिए उन्होंने संपर्क भी किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो वही सीएम धामी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्रिमंडल में आपको बता दें कि जितने भी नेता शामिल होंगे वो भी शपथ लेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बुधवार को दोपहर 3:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है सीएम धामी ने। आज साफ हो सकती है मंत्रिमंडल की स्थिति। इसके साथ ही भी ये भी बता दें कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार में
5 नए चेहरे दिख सकते हैं। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो नए चेहरे होंगे कौन, लेकिन इसका भी ऐलान आधिकारिक तौर पर कर दिया जाएगा। बहुत दिनों से सवाल था कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, तो जवाब सबको मिल चुका है। नो इफ नो बट, धामी ही क्लियर कट। 23 मार्च को धामी दूसरी पारी खेलने के लिए सीएम पद की शपथ लेंगे। रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि जिस वक्त दूसरे चैनल धामी के नाम पर सस्पेंस बता रहे थे, तब हमने यानी कि न्यूज़ 1 इंडिया ने सबसे पहले धामी के नाम पर मुहर लगाई थी, जो 100% सच खबर साबित हुई है। महज 8 महीने के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने वो धमाल किया कि देश की सबसे बड़ी हस्ती, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से उनकी पीठ थपथपाई। युवा चेहरा, युवा जोश, बीजेपी ने मुश्किल वक्त में जिन उम्मीदों के सहारे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया, उस जिम्मेदारी को धामी ने बखूबी निभाया। पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले छोटे से कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम किया। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले दिन ही देर रात कैबिनेट मीटिंग में जो बातें कही, उस पर वो हर पल अमल करते रहे। फिर चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो या फिर 4 धाम यात्रा, अपने काम के जरिए सभी वर्गों का दिल जीतने की कोशिश की और नतीजा रहा, चुनाव हार कर भी धामी दिल जीत गए। सीएम की रेस में नंबर 1 रहे और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन धामी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। बातें कम, काम ज्यादा की नीति पर उन्होंने काम किया। भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाला आवेदन शुल्क माफ कर दिया। समूह ग और समूह ख की भर्तियों के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी। कोरोना काल में जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए वात्सल्य योजना लेकर आए। महिलाओं के कल्याण के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की। यही नहीं, कई और ऐसे कामों को धामी ने उत्तराखंड में करके दिखाया, जिससे उनका कद उत्तराखंड की सियासत और बीजेपी में बढ़ गया। खटीमा से जब धामी चुनाव हारे तो मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल होने लगे, लेकिन हाईकमान का भरोसा धामी पर ही रहा, इसलिए हार कर भी जीतने वाले को धामी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। महज 8 महीने तो अभी कुछ दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी से न्यूज़ 1 इंडिया ने बातचीत की थी। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। देखिए, धामी जी जन नेता हैं, वो सभी के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए कोई गलत काम नहीं किया, जाने अनजाने में भी उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया, और अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही होता है। वो जो है जनता के दिलों में है, जनता उन्हें स्नेह करती है, पूरे उत्तराखंड की जनता उन्हें स्नेह करती है, और यही स्नेह आशीर्वाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी उन पर करता है और जो है, और जैसा भी आशीर्वाद मिलेगा और जो भी उन्होंने सोचा, जो भी समझा होगा, हो सकता है उनकी कुछ और इच्छाएं रही होंगी कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उतना समय खटीमा को नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है उनको लगता होगा कि धामी जी घर घर जा पाते चुनाव के दौरान या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो इतना समय अगर वो पूरा खटीमा को ही देते तो मैं नहीं समझती कि वो उत्तराखंड में सभी जगह जा पाते, अपने कामों को कर पाते। और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, हम लोग जो है खुशी खुशी हमें मंजूर है। उन्होंने मेहनत की है, वो सभी ने देखी है। आगे ऐसे आदमी, ऐसे जो है व्यक्ति को तो होना ही चाहिए आगे जो है, क्योंकि पूरा प्रदेश को अभी आगे लेकर के जाना है। जो आशाएं, जो उम्मीदें जनता की उनसे हैं, अभी बहुत आगे लेकर के जाना है उन्होंने उत्तराखंड को। और उन्होंने भी जो उत्तराखंड के लिए सपने देखे हुए हैं, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी सपने पूरे करने के लिए मैं समझती हूँ कि धामी जी को जो है और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब जो भी आगे केंद्रीय नेतृत्व जो है निर्णय लेंगे, वो सभी को मंजूर। पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम बनने के बाद जब अपने आवास पहुंचे, तब उनकी मां और पत्नी ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि उनकी मां बिस्ना देवी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए जनता का आभार जताया। बीजापुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों ने होली और दीपावली एक साथ मनाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में उनके समर्थक ढोल, दमाऊ और रणसिंगे की थाप पर जमकर झूमे। सीएम धामी की खुशी में गढ़ कुमाऊं की संस्कृति का मेला देखने को मिला।
तो वही किशोर उपाध्याय ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। भारतीय जनता पार्टी से विधायक किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत। और आज आपने गढ़वाली में शपथ ली है, इससे क्या संदेश आपने दिया और क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जब तक स्थानीयता को मजबूत नहीं करेंगे, तब चाहे वो स्थानीय भाषा हो, तब चाहे बोली हो, तब चाहे संस्कृति हो, तब चाहे सभ्यता हो, तब चाहे हमारे धार्मिक जो हैं वो निष्ठाएं हों, तब चाहे सांस्कृतिक हो, तब चाहे सामाजिक हो, तब चाहे आर्थिक हो, तब तक आप जो है राष्ट्र को, प्रदेश को, समाज को खड़ा नहीं कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि अगली बार जब यहाँ पर शपथ हो और यहाँ के मतदाता का, टिहरी के मतदाता का आशीर्वाद मिले, तो उस समय ये कहा जाए कि नहीं, अब जो है ये आपकी जो शपथ है वो संवैधानिक है। क्योंकि मुझे कहा गया कि आपको हिंदी में शपथ लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये शपथ मानी नहीं जाएगी। तो तब चाहे गढ़वाली भाषा हो, तब चाहे कुमाऊनी भाषा हो, उसको मान्यता मिल सके, संविधान की अनुसूची में वो शामिल हो सके, ये हमारी कोशिश होगी। और स्थानीयता को वरीयता देना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी है। और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जिस तरह से जनता ने स्वीकार किया है, एक बड़ा भारी लोगों में था कि साहब यहाँ दोबारा सरकार रिपीट नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी ने वो चमत्कार करके भी गंगा जी के आशीर्वाद से दिखा दिया। तो मेरी सभी विधायकों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वैधानिक रूप से आज से अब मैं विधायक हूँ, उससे पहले जो है जब तक शपथ नहीं लेते हैं तब तक विधायक नहीं माना जाता। सर जो आपके साथ थे आज वो आपके सामने विपक्ष में हैं, इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं और कांग्रेस की हार के पीछे आखिर क्या वजह है? आपको भी कहीं ना कहीं बहुत मन भारी करके कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता उस पर, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, तब चाहे राज्य के, तब चाहे केंद्र के, साथ में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सहजता से जिस तरह से मुझे स्वीकार किया, मैं उसके लिए उन सब का आभारी हूँ। और जो विपक्ष में हैं वो जाने, उनका काम जाने। मेरी कोशिश रहेगी कि टिहरी के मतदाता जिस तरह से मुझे यहाँ सदन में भेजा है, वो जिस भावना से भेजा है, मैं उसकी रक्षा कर सकूं। जो शिक्षा की समस्या है, वहाँ स्वास्थ्य की समस्या है। टिहरी बांध पूरे राष्ट्र को उजाला देने का काम करता है। 42 स्क्वायर किलोमीटर की जो झील है उसको रोजगार परक हम बना सकें, उस पर काम करने का और सबका सहयोग लेकर के काम करने की कोशिश करें। तो ये किशोर उपाध्याय थे जो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में टिहरी नगर सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। इनका कहना है कि टिहरी झील को डेवलपमेंट टूरिज्म के तौर पर भी प्रमोट किया जाएगा। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। कानपुर से नवनिर्वाचित विधायक जो पत्रकार थे, विधायक हो चुके हैं और सदन में आज उन्होंने शपथ ले ली। उमेश जी हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सुदीप जी? सर बढ़िया। सर क्या कहेंगे, आज आपने एक बड़ी बात कही कि पत्रकारों के लिए भी कुछ विधानसभा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं, क्योंकि पत्रकारों का जीवन बड़ा सुरक्षित है और भविष्य निधि के नाम पर उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? मुझे ये बताइए कि हर नेता को पत्रकार की जरूरत है। हमारी खबर चला दो, हमारा आर्टिकल लगा दो, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर लो, और जो सरकारें विज्ञापन देती हैं वो बड़े संस्थानों को जाता है, वो पत्रकार को नहीं मिलता। और जब अचानक कोई ऐसी घटना किसी पत्रकार के साथ घट जाती है अनहोनी, तो उसके बाद उसके परिवार को कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जब तक पत्रकार जिंदा होता है उसके आगे पीछे नेता घूमता है, लेकिन उसके जाते ही उसके घर में कोई ये देखने नहीं जाता कि उसके घर में चूल्हा जला या नहीं जला। पत्रकारों का जीवन कैसे सुरक्षित रहे, उनके लिए बीमा पॉलिसी क्या है। सरकार जब दुनिया के लिए आप दुनिया भर का पैसा बर्बाद करते हैं, तो पत्रकारों के लिए भी आपको जीवन बीमा की एक पॉलिसी लानी चाहिए हर वर्ष, जो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो। जब तक पत्रकार है, जब तक वो इम्पैनल्ड है आपके यहाँ चिन्हित करके। आवास नीति कोई नहीं है पत्रकारों के लिए। आवास नीति, लखनऊ में भी आवास नीति है, पत्रकारों को आवास मिलते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं मिलते? जब आप हजारों एकड़ जमीन आप बाहर की इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को औने पौने दामों पर लीज पर दे सकते हैं, आप 1 रुपए की वार्षिक लीज पर बड़े बड़े संस्थानों को जमीन दे सकते हो, तो आप पत्रकारों को क्यों नहीं दे सकते? दीजिए ताकि वो अपना घर बनाएं और जीवन यापन करें। क्यों अपनी आधी कमाई जो है किरायों में और इधर उधर दें? तो भाई
इनको जागना चाहिए सरकारों को। और चौथा स्तंभ आप कहते हैं, नाम का ही चौथा स्तंभ है क्या? आपको पत्रकारों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और जो फर्जी मुकदमे हैं वो दर्ज करने बंद करने चाहिए। 2 मिनट में आप किसी को भी ब्लैकमेलर कह के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं, ये भी गलत है। कोई भी मुकदमा हो पहले उसकी जो सीओ स्तर का अधिकारी है वो जांच करे और उसकी जांच के बाद मुकदमा दर्ज हो। सर, आपने कहा है कि मुझे विधायक नहीं पत्रकार कहा जाए। मैं विधायक ना कोई सिलापट लगाऊंगा, ना कोई बोर्ड लगाऊंगा, ना मेरी गाड़ी पे कोई पट्टिका होगी, इसका असर क्या है? मैंने कहा है कि देखिए, मैं ये विधायक लिखना, गाड़ियों पर लिखना, आवास पर लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं लिखना चाहता हूँ। पहले उमेश कुमार पत्रकार लिखते थे, अभी भी आपको सब जगह उमेश कुमार पत्रकार ही लिखा मिलेगा और मैं इस कल्चर से दूर रहना चाहता हूँ। तो ये उमेश जी थे जिन्होंने साफ कहा कि वो पत्रकार थे, पत्रकार रहेंगे और पत्रकारों के हितों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतियां, कुछ महत्वपूर्ण फैसले हों, इसके लिए विधानसभा में प्रयास करेंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो वहीं भुवन कापड़ी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। खटीमा से कांग्रेस के विधायक है भुवन कापड़ी, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा न्यूज़ 1 इंडिया से। मुख्यमंत्री को हराकर विधानसभा पहुंचने वाले भुवन चंद कापड़ी हमारे साथ हैं। खटीमा 70 विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। कापड़ी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कापड़ी जी, कितना कठिन मुकाबला था और इसे आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री को आपने हरा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री को मैं फिर कह रहा हूँ, जनता ने हराया, मैंने नहीं हराया। मुकाबला कठिन था और जब भी कोई संघर्ष बड़ा होता है तो उसे लड़ने का मजा और उस जीत का आनंद भी अलग होता है। और अच्छा था, अनुभव है मिला बहुत अच्छा, और आगे के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला इस चुनाव से। कापड़ी जी, हमने देखा कांग्रेस का जो वेव था वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर करंट के सामने टूट गया। बड़े बड़े मिथक टूट गए। लोगों को लग रहा था कांग्रेस सत्तारूढ़ हो रही है। ऐसा क्यों हो गया? अब इस पे समीक्षा करेंगे, अभी तो इस पे चर्चा नहीं हुई। आज हमारी मीटिंग है, आज और कल में, उसमें समीक्षा बैठक है। समीक्षा के बाद पता चलेगा कि क्या कारण रहा, क्यों जो है कि मिथक टूट गया, क्यों कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, इस पर चर्चा करेंगे। क्या कापड़ी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है या आप कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं? नहीं, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा, जो वो निर्णय लेंगे हम उसके साथ। तो ये थे भुवन चंद कापड़ी, जिनका कहना है जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो मान्य होगी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की चुनाव में हार हुई इस पर अब पार्टी समीक्षा करेगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। रितु खंडूरी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। कोटद्वार से बीजेपी की विधायक है रितु खंडूरी, उन्होंने सुनिए क्या कुछ कहा। साथ इस वक्त कोटद्वार की नवनिर्वाचित विधायक रितु खंडूरी जी हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी की पत्नी बेटी हैं। रितु जी, आज आपने विधानसभा सदन में शपथ ले ली और आज से आपकी जिम्मेदारियां भी शुरू हो गई, क्या कहेंगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कोटद्वार की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मात्र 14 दिन के समय में मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे विजन को, हमारी पार्टी की सोच को, डेवलपमेंट प्लान को, मेरे दृष्टि पत्र को। तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी, अपनी बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वहाँ से मुझे जीत कर एक छोटा सा इंजन हमने इस डबल इंजन की सरकार में लगाया है। तो मैं बहुत बहुत आभार कोटद्वार की जनता का, और साथ ही साथ उत्तराखंड की बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। ये मिथक तोड़ा है और इस मिथक को तोड़ने में मेरी बहनों ने, महिलाओं ने, उत्तराखंड की जागरूक महिलाओं ने ज़बरदस्त भागीदारी की है। इस लोकतंत्र के उत्सव में ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकली हैं। तो बहुत मन गदगद है, बहुत मन खुश भी है कि इस बार हम इस मिथक को तोड़ पाए और उसमें मेरी बहनों की बहुत बड़ी भागीदारी थी। पिता हार गए थे, पुत्री जीत गई, तो एक मन में थोड़ी खुशी तो होती ही होगी। देखिए, जब मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया तो उन्होंने ठहाका लगा के हंसे और बोले कि अच्छा जीत गई हो। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा इन योर विन बी हम्बल, जमीन से जुड़े रहो। जीत होती है, हार होती है, लेकिन जमीन से जुड़कर रहना है। तो ये रितु खंडूरी जी थी जिनका कहना था चर्चाओं में तो मीडिया लाता है लेकिन निर्णय पार्टी और हाईकमान का होता है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो वहीं अनुपमा रावत ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त हरीश रावत जी की पुत्री अनुपमा रावत जी हैं, जो चुनाव जीती हैं हरिद्वार ग्रामीण से और सरकार के बहुत मजबूत मंत्री यतीश्वरानंद जी को हराया है। मैम, आज आपने शपथ ले ली, आज से आप विधायिका शपथ में सदन में शपथ लेने के साथ ही बन गई, क्या कहेंगी?
सर्वप्रथम मैं माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ और अपने जो क्षेत्र है हरिद्वार ग्रामीण उसकी देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझे अगर मैं यहाँ हूँ तो उनकी वजह से, उन्हीं की बदौलत हूँ और उत्तरदायित्व है और मैं पूरी उससे विपक्ष में ज़रूर हूँ एक विधायक के रूप में, लेकिन मेरा जो जज्बा है वो कम नहीं करता इस बात को और मैं पूरी कोशिश करूँगी, प्रयासरत रहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अपने क्षेत्र में लाए। शुरुआती 5 प्राथमिकता क्या है अनुपमा की? सर्वप्रथम रोजगार, दूसरा वहाँ पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा वहाँ शिक्षा और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए जो बच्चियाँ हैं उनके लिए विद्यालय और महाविद्यालय सरकारी खोला जा सके। चौथा जो है वहाँ पर सड़कों का और स्वच्छ पानी के लिए मैं कार्य करूँगी और क्षेत्र के सम्मान के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर कई चुनौतियाँ हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो होने हैं, तो उनके लिए भरकस मेरा प्रयास रहेगा कि लगातार वहाँ की मांगों को यहाँ सदन में और सदन के बाहर भी उठाती हूँ। अनुपमा जी, आज कांग्रेस समीक्षा भी कर रही है, वो चुनाव क्यों हार गई? आप लोग क्या इस बैठक में कहने वाले हैं और क्या आप अपना व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देंगे? देखिए, पार्टी जो भी पार्टी जीते या हारे वो एक समीक्षा तो करती है, धन्यवाद भी करती है, लेकिन जो भी है ये हमारे पार्टी का वो रहेगा, वो उस रूम में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी हम कैसे चुनाव लड़े, आगे हमारी क्या रणनीति है, उसके लिए हम डिस्कशन। आगामी पंचायत निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव भी हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रणाली का एक सिस्टम है कि चुनाव आते रहते हैं, चाहे पंचायत के रूप में हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, उनको हम बेहतर से बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये अनुपमा रावत जी हैं जिनका कहना था कि चुनाव में जो भी जीत या हार मिली ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जनता ने जिस मुद्दों पर जनादेश दिया उसको समय से पूरा किया जाए और लोगों की उपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया। यशपाल आर्य से न्यूज 1 इंडिया ने खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। विधानसभा में शपथ लेके निकल रहे हैं, यशपाल आर्य जी से बातचीत करते हैं। सर, आज आप लोगों ने शपथ ले ली है, हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने आपको दी, इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं, जन भावनाओं का सम्मान करते हैं, और लेकिन हमें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी करना है। रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे, शोषित हैं, वंचित हैं, कमज़ोर हैं, और जो चुनाव के वक्त जो हमारे थे, जो हमने कहा था, पलायन है, रोजगार है, बेरोजगारी है और अवरुद्ध विकास है, असंतुलित विकास है, जो शोषित, वंचित, गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अकृतों के लोग हैं, जिन पर एक असुरक्षा के भाव पैदा होते रहे हैं, उन पर भी हमारा निश्चित रूप से फोकस होगा। हम सदन में भी, सदन की आवाज़ सदन में भी अपनी बात को रखेंगे और सड़क पर भी अपनी बात को प्रमुखता से उठाएंगे। सर, आज से कांग्रेस में समीक्षा बैठक का दौर भी शुरू हो रहा है, क्या लगता है अब कांग्रेस को किस दिशा की आवश्यकता है? देखिए, आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आज देहरादून पहुंच रहे हैं, तो विस्तृत चर्चा होगी और मंथन भी होगा। अपनी बात को हम खुल के कहेंगे, क्या खामियां हैं, कैसे कांग्रेस को पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है, तो तमाम बिंदुओं पर हमारी चर्चा होगी और हम पार्टी फोरम में ही अपनी बात को रखना चाहेंगे। आरजी, एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस जनता का मूड भांपने में चूक गई या वो समझ नहीं पाई कि अंडर करंट कांग्रेस के साथ नहीं है? देखिए, कई कारण हो सकते हैं, कई वजह हो सकती है। मैंने कहा कि अब जनादेश मिला है हमें विपक्ष में रहने का, विपक्ष की भूमिका को ईमानदारी से निभाएंगे। तो ये यशपाल आर्य जी थे जिनका कहना है कि विपक्ष की भूमिका को बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाया जाएगा और यदि कहीं कोई चूक हुई है तो पार्टी संगठन में उसको रिव्यू करके कांग्रेस को और बेहतर तरीके से मजबूत करेंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। तो वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत का गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर मंदिर पहुंचे मोहन भागवत आपको बता दें कि गोरखपुर में ही मौजूद हैं और उनका दौरा जो है वो 3 दिवसीय था। गोरखपुर मंदिर में मोहन भागवत ने पूजा अर्चना भी की, इसके बाद वो वाराणसी भी जाएंगे। हालांकि गोरखपुर में वो कुछ समय बिताने के बाद ही वाराणसी जाएंगे। उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। जब भी यहाँ पर मोहन भागवत आते हैं तो जरूर पूजा अर्चना करते हैं गोरखनाथ मंदिर में, क्योंकि यहाँ पर पूजा अर्चना की मान्यता बेहद खास है और इसीलिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की है गोरखनाथ मंदिर में।
तो गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मोहन भागवत, उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की पूरे विधि विधान के साथ। अब यहां से वाराणसी का भी दौरा है उनका और 5 दिन का वाराणसी दौरा है। मुरादाबाद में सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते और विधायक जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकारें हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने का काम कर रही हैं। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भी ज्यादती दिखना चाहिए। साथ ही उनका कहना था कि मॉब लिंचिंग पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनती। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म नहीं बननी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ इस उत्तर प्रदेश सरकार से और हिंदुस्तान सरकार से, आप कितना और आग में झोंकने का काम करोगे यहाँ के देश के लोगों को? कितना हिंदू मुस्लिम के बीच में कहाँ तक आप खाई खोदने का काम करोगे? कितना जहर घोलोगे आप इन फिल्मों के नाम पर? आप उल्टा इनको रोकने की जगह और आप इनको प्रमोट कर रहे हैं। अरे अगर मैं पूछता हूँ, अगर हिंदू समाज के साथ में कहीं कोई ज्यादती हो रही है, अगर आप उसको दिखाना चाह रहे हो, तो जो मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है उनको क्यों छुपाने का काम करते हो? उनके ऊपर भी एक इस टाइप की फिल्म बननी चाहिए। जो मॉब लिंचिंग के कितने सारे केसेस हुए हैं, उनके साथ में ज्यादती हुई है, उनके ऊपर कोई क्यों फिल्म नहीं बनती? क्योंकि और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।